बाजे वाले पूरे जोश में बैंड बजा रहे थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा जोश तो पंकज के दोस्तों में था। नए गाने, फिर पुराने गाने, फिर से नए गाने की फरमाइश हो रही थी और पंकज के दोस्तों के पांव उन गानों के बोल पर थिरक रहे थे और कुछ तो अपने मुंह से गानों को गा भी रहे थे। कमरिया 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 कोरेला पालाप लॉलीपॉप लागेलो कमरिया। दूल्हे की शेरवानी पहने अपनी कार में बैठा पंकज बहुत खुश था, क्योंकि लगभग 4 साल का बिंदिया के साथ उसका रिलेशनशिप आज एक रिश्ते में बदलने जो जा रहा था। उधर बिंदिया आईने के सामने संवर रही थी, कान में झुमके, नाक में नथनी, पाँव में पायल, आंखों में काजल और लाल जोड़ा। उसकी खूबसूरती को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसकी खूबसूरती आज तक कहीं छिपी बैठी थी और शादी के दिन वो आजाद होकर बाहर निकलना चाहती थी। बाप रे बाप, हमने तो सुना था कि खूबसूरती आग लगा देती है। भगवान कसम, आज देखियो लिए। जानती है मेरी जान, आज तो तुम एकदम हीरोइन लग रही हो, एकदम सेम टू सेम करीना कपूर। आज अगर हम लड़का होते ना, अभी के अभी तुमसे ब्याह कर लेते। तुम भी ना दीपा, खाली फालतू बात बोलती रहती है। जानती है रे, आज हम कितना खुश हैं। हमारी बचपन की दोस्त आज दुल्हनिया बन गई है। अब तू एगो नई जिंदगी में एंटर करने वाली है। तुमको तुम्हारा सच्चा प्यार मिलने वाला है। तू बड़ी भाग्यशाली है रे, जो तुझे तेरा प्यार मिल रहा है। नहीं तो आजकल का जमाना में सच्चा प्यार मिलना पता है ना कितना मुश्किल है। हमरा दिल आज बहुत खुश है रे। आई लव यू टू रे। बारात बिंदिया के दरवाजे पर लग गई थी। दीपा और बिंदिया ऊपर वाले कमरे से बारात को देख रहे थे। आतिशबाजी होने लगी थी। आसमान पर जाकर पटाखे इतनी सुंदर रोशनी और डिजाइन बना रहे थे कि सभी का ध्यान उस पर था, लेकिन बिंदिया का ध्यान बारात पर कम, पंकज पर ज्यादा था। पटाखों की रोशनी खामोश हुई। बारातियों का ध्यान अब पूरी तरह शादी के मेन्यू पर था। कोई पनीर टिक्का दबा रहा था तो कोई अपना प्रेम चिकन टिक्का पर बरसा रहा था। कोई गोलगप्पे के पानी में खोया था तो कोई चिकन लेग पीस की खोज में ऐसे लगा था जैसे कोई महात्मा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। स्टेज पर माला पहनाने के समय भी खूब हंसी मजाक होने लगा। बिंदिया ने पंकज को जैसे ही वरमाला पहनाना चाहा, उसके दोस्तों ने उसे पकड़कर काफी ऊंचा उठा लिया और जोर जोर से हंसने लगे। बेचारी बिंदिया को बहुत गुस्सा आया। उसने दीपा की ओर देखा। दीपा ने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज से उतरने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन तभी पंकज की आवाज बिंदिया के कानों में आई, बिंदिया आई लव यू। बिंदिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पंकज स्टेज पर घुटनों के बल बैठा था और उसने वरमाला को कुछ इस तरह से पकड़ रखा था जैसे कि उसने हाथ में गुलाब का फूल लिया हो और प्रपोज के लिए बैठा हो। उसे देखकर बिंदिया जोर जोर से हंसने लगी। पूरे 5 मिनट तक वो हंसती रही। 5 मिनट तक उसका हंसना नॉर्मल ही था, लेकिन वो तो हंसती रही जोर जोर से, बहुत जोर से। अब बिंदिया, क्या हुआ है तुमको? बिंदिया ने पंकज की ओर ऐसे देखा जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं, उसे वो पहली बार देख रही हो। क्या हुआ बिंदिया, तुम हमको ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रही हो? लेकिन बिंदिया उसे घूरती रही और फिर वो उसके ऊपर ऐसे कूद गई जैसे कोई जानवर किसी पर हमला करता है। पंकज नीचे जमीन पर गिर पड़ा। बिंदिया और भी जोर जोर से हंसते हुए उसके ऊपर सवार हो गई। अजीब भयानक लग रही थी उसकी हंसी। शादी का वो माहौल एकदम से बदल गया था। सभी के चेहरे पर डर ने दस्तक दे दी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बिंदिया को क्या हो गया है। बिंदिया की माँ, चाची, बुआ, सभी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बिंदिया बिंदिया पुकार रही थी। तभी बिंदिया ने उनकी ओर घूर कर देखा और उसने अपने नाक में पहनी नथुनी को जोर से खींचना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रही है रे? हे बिंदिया, हमार बिटिया, ये ना कर। ए बिंदिया। बिंदिया की पूरी नाक लहूलुहान हो गई थी। खून की बूंदें पंकज की शेरवानी पर गिर रही थी। वह बिंदिया की गिरफ्त से निकलना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी यह संभव नहीं हो रहा था। अचानक बिंदिया पंकज की छाती से उतरी और जमीन पर लेटने लगी। उसके बाद वो ऊपर उठी और हाथ और पैरों के सहारे पीछे की ओर तीर की तरह झुककर चलने लगी, बहुत तेजी से। इस तरह उसे चलता देख सभी की सांसें रुक गई थी। बैंड बाजे वाले तो अपना सारा सामान वहां छोड़कर भाग गए थे। कुछ देर बाद बिंदिया ने उल्टा चलना छोड़ा, लेकिन उसके बाद उसका शरीर हवा में ऊपर की ओर उठने लगा
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर उड़ रही हो। बिंदिया ने अब हंसना बंद कर दिया था और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी बिंदिया की मौसी ने चिल्लाते हुए कहा, तंत्र तंत्र का प्रयोग किया है किसी ने हमारी बेटी पर। तंत्र का, सुन रहे हैं सब? तंत्र। अरे हम इसको कितना कहे थे कि जब तक सिंदूर दान नहीं हो जाता लोहा का कोई सामान अपने पास रखे, लेकिन लगता है ये भूल गई। ये आजकल की पीढ़ी भी ना कुछ बुझबे नहीं करती है। अरे तंत्र बहुत होता है इस समय। अब हमारी बच्ची का क्या होगा? हाँ, क्या होगा मेरी बच्ची का? बिंदिया की मौसी ये कहकर बिंदिया की माँ को पकड़कर रोने लगी। दीपा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। पंकज उठने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। वो तो बस अपनी बिंदिया को एकटक देखता जा रहा था। कहते हैं कि विवाह के दौरान दंपति, अर्थात वो समय जब माला बदल होता है या 7 फेरे होते हैं या सिंदूरदान से लेकर दुल्हन विदाई तक की रस्म का जो समय होता है, वो समय बहुत ही संवेदनशील होता है। उस समय मंडप में या वरमाला के स्टेज पर संदिग्ध और अनावश्यक लोग और परिवार की ईर्ष्यालु महिलाओं और दोस्तों रिश्तेदारों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसी समय कुछ लोग जलन के मारे या किसी पुरानी दुश्मनी को निकालने के लिए तांत्रिक क्रिया करते हैं। और किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया तो जिस पर तंत्र का प्रयोग हुआ है वो पागल हो सकता है और कई बार तो मर भी जाता है। भारत के कई इलाकों में ऐसा भी देखा गया है कि जब मंडप में सिंदूर दान होता है तो इस प्रक्रिया को बहुत ही गुप्त रूप से किया जाता है। मंडप में माता पिता और बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदारों के अलावा और लोगों को दूर रखा जाता है। यही नहीं, दुल्हा दुल्हन की गांठें बांधी हुई चुनरी में कोई कुछ डाल ना पाए या विदाई के समय वो कपड़ा कोई चोरी ना कर ले, इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। चली आ रही परंपरा के अनुसार शादी की हल्दी की रस्म के बाद से ही लोहे का कोई भी छोटा या बड़ा सामान अपने साथ रखने का भी नियम है। कहते हैं ऐसा करने से तंत्र निष्फल हो जाता है, लेकिन ये गलती तो विंध्या ने कर दी थी। लोहे का कोई भी टुकड़ा उसके पास नहीं था, ना तो उसके हाथ में ना ही उसके कपड़ों से बंधा। थोड़ी देर बिंदिया हवा में वैसे ही लटकी रही। वह जोर जोर से रोती भी रही और फिर अचानक दम से नीचे आ गिरी। बिंदिया बेहोश हो गई थी। कुछ देर पहले किसी हीरोइन की तरह दिखने वाली बिंदिया का चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि एकटक उसकी और कोई देख भी नहीं रहा था। पंकज की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपनी बिंदिया के पास गया और उसे गले लगाते हुए कहा, का हो गया रे तुमको? का हो गया? हम तुमको बिहार के ले जाने आए थे रे, लेकिन ये सब क्या हो गया? हमारी बिंदिया को किसकी नजर लग गई? रोते हुए पंकज को उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने संभाला, लेकिन वो रोता ही रहा। आज बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल बारिश में भीग गई थी, जुकाम भी हो रखा है। अरे फिर कैंसिल कर देती ना आज का मिलना। तुम बहुत आसानी से बोल देते हो, लेकिन हम इतना आसानी से कर नहीं पाते, क्योंकि हमें तुम्हारी लत जो लग गई है। देखो अब तुम वो गाना मत गाने लग जाना, वो लत लग गई वाला। गाऊंगी, वो भी जोर जोर से गाऊंगी। अच्छा, अभी तो बहुत डेयरिंग दिखा रही हो। कल रात लव यू बोलने में जान निकल रही थी तुम्हारी। हाँ, अरे पागल, कल मम्मी बगल में सोई थी और तुम थे कि लव यू बोलने की जिद कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बोला तो था। हाँ बोला था, लेकिन कितना धीरे, सुनाई नहीं पड़ा हमको। अच्छा, बिना सुने ही लव यू टू बोल दिए थे तुम? हाँ बिंदिया, जानती हो ये सच है कि इश्क ना बिना कुछ सुने सब कुछ सुनना सिखा देता है। सही कहा, सुनाई तो पड़ जाता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। का मतलब? मतलब ये 8 बज गए हैं, घर नहीं जाना। आज फिर हमको घर में झूठ बोलना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा क्लास में लेट हो गया। जानते हो पंकज, ये जो प्यार होता है ना, बिना कुछ सुने सब कुछ सुनने के अलावा 2 बात और सिखा देता है। अच्छा, कौन सा 2 बात? पहला झूठ बोलना और दूसरा रात को मम्मी बगल में भी सोई हो तो भी लव यू कहना। ओ, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम तो इसे ऐसे देखते हैं कि जो प्यार है ना,
वो मैनेजमेंट सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और जाते जाते एक किस दे दो तो किस मैनेजमेंट भी। जिस तरह टोल गेट पर टोल लगता है ना, वैसे ही तुमसे मिलने के बाद हमको एगो किस देना ही पड़ता है। पुरानी बातों को सोच पंकज की आंखें बार बार भीग रही थी। 10 दिन हो गए थे बिंदिया के साथ घटी उस घटना के। बिंदिया को एक अलग कमरे में रखा गया था, क्योंकि वो कभी भी उग्र हो जाती, कभी जोरों से रोती, कभी हंसने लगती, कभी वो फिर उसी तरह पीछे की ओर चलने लगती, तो कभी उसका शरीर हवा में उड़ जाता। इस बीच घर वालों ने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन मेडिकल की दुनिया में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। डॉक्टरों ने उसे नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी थी। जब तक उन गोलियों का असर रहता वो सोई रहती, लेकिन जागने के बाद फिर से वही हालत हो जाती। इन 10 दिनों में बिंदिया हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। पंकज हर दिन उससे मिलने आता, उसे दूर से देखता और चला जाता। इस बीच उसके घर में भी बात होने लगी थी कि बिंदिया पागल हो गई है, पंकज को दूसरी लड़की के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सच्चा प्यार बहुत जिद्दी होता है, बहुत ही जिद्दी। इन 10 दिनों में बिंदिया हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। पंकज हर दिन उससे मिलने आता, उसे दूर से देखता और चला जाता। इस बीच उसके घर में भी बात होने लगी थी कि बिंदिया पागल हो गई है, पंकज को दूसरी लड़की के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सच्चा प्यार बहुत जिद्दी होता है, बहुत ही जिद्दी। उसे बिंदिया को ठीक होते देखना था, उसे एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ घूमना था और उससे धूमधाम से शादी करनी थी। कितनी मुश्किल से उसने अपने घर वालों को बिंदिया से शादी करने के लिए मनाया था। पंकज का मन बहुत अशांत हो गया था। बिंदिया की दोस्त दीपा ने उसे कई बार फूट फूट कर रोते देखा था। दीपा खुद भी बहुत परेशान थी। पंकज, हिम्मत रखो, बिंदिया जरूर ठीक हो जाएगी। उसे ठीक होना ही होगा, तुम्हारे लिए, हमरे लिए। 1 महीने बीत गए। बिंदिया अब जिंदा लाश बन गई थी। इस बीच पंकज उसे ठीक करने के लिए हर वो जतन करता रहा जो वो कर सकता था, चाहे वो नए डॉक्टर हो या कुछ और। इस क्रम में वो एक अघोरी से मिला। जलती चिताओं के पास शमशान में उस अघोरी का आशियाना था। जब पहली बार पंकज उस अघोरी से मिला था तो वो अपने दोनों पैरों को ऊपर कर शीर्षासन की अवस्था में आंखें बंद कर कोई मंत्र जाप कर रहा था। उसका पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ था। पंकज ने उस अघोरी के बारे में सुन रखा था कि उसके पास कई सारी सिद्धियां हैं। पूरे 1 सप्ताह वो उस अघोरी के पास जाता रहा, लेकिन वो अघोरी उसी अवस्था में रहा। एक दिन उसने भी ठान लिया कि जब तक कि वो उस अघोरी से बात ना करे वो घर नहीं आएगा। पूरे 48 घंटे वो उसी शमशान में भूखे प्यासे रहा। फिर एक दिन, बहुत जिद्दी है रे तू, बहुत जिद्दी है। सुन, अपनी प्रियतमा के बाल काट कर लाने होंगे तुझे जब वो गहरी नींद में हो, और ये शमशान की मिट्टी है ना, इसे उसके तकिए के नीचे रख देना बिना उसे बताए। जब तुम उसका बाल लाओगे तो फिर ये मिट्टी भी मेरे पास लेते आना। तुझे सब पता चल जाएगा किसने तंत्र किया है तेरी प्रियतमा पर। और हाँ, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तू क्या करने वाला है। अघोरी ने जो कहा था पंकज ने वही किया। इस काम के लिए भी उसे काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। बिंदिया के घर वालों को उसने किसी तरह मनाया कि वो एक रात बिंदिया के साथ रहना चाहता है। अघोरी के कहे अनुसार आधी रात को उसने उसके बाल काटे। जब वो उसके बाल काट रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ और हमको ये पता चल जाए कि वो कौन है जिसने हमारी बिंदिया का ऐसा हाल तंत्र के द्वारा किया है। अगले दिन सुबह होने और बिंदिया के जागने के पहले उसने शमशान की मिट्टी उसके तकिए के नीचे से निकाली और शमशान की ओर चल पड़ा। काफी देर तक उन बालों और मिट्टी को अपने हाथ में लेकर वो अघोरी कुछ कुछ बड़बड़ाता रहा। अरे बाप रे बाप, कोई इतना कैसे गिर सकता है? बहुत भारी तंत्र हुआ है इस पर, बहुत भारी। इस लड़के के शरीर के किसी भाग का इस्तेमाल हुआ है इस तंत्र के लिए। शायद उसके बालों का। तंत्र का ये सबसे विभत्स रूप है। वो बच्ची नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। ऐसा काहे कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए। देखो, सत्य को स्वीकार करो, और सत्य यही है कि वो तो शादी के दिन ही मर गई थी। वो जिसे तुम जिंदा देख रहे हो ना, वो तुम्हारी प्रियतमा नहीं है। ये तो वो आत्मा है जो उस पर छोड़ा गया है। वो आत्मा कुछ दिनों तक उसके साथ है,
फिर वो चली जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि तंत्रों के द्वारा जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं तो उसका भी एक निश्चित समय होता है हमारे पास रहने का। उसके पहले उसे वापस नहीं भेजा जा सकता है। दिव्या, दिव्या कौन है? दिव्या का किया वो तो बिंदिया की सबसे अच्छी दोस्त है। हम सब साथ ही पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में। दिव्या पंकज को बहुत पसंद करती थी। पंकज और दिव्या अच्छे दोस्त भी थे। ये दिव्या ही थी जिसने सबसे पहले पंकज और बिंदिया को इंट्रोड्यूस करवाया था, और इस पहली मुलाकात में ही कुछ बहुत गहरा संबंध दिव्या और पंकज के बीच बन गया था। पहली मुलाकात का वो सफर हर दिन के मुलाकात में बदल गया। थोड़ी देर की बातचीत रात भर के चैट में बदल गई, और फिर दोनों ने फैसला कर लिया कि जीना साथ और मरना साथ है। जब ये बात उसने पहली बार दिव्या को बताई तो दिव्या ने कहा, अरे क्या बात है, तेरे चेहरे का रंग काहे बदल गया रे? तू खुश नहीं है का? हम दोनों के रिश्ते से पगली है का? हम काहे नहीं खुश होंगे? अरे हम तो बहुत ही खुश हैं, लेकिन एक बात का हमको गम है कि इतना सब कुछ तुम दोनों के बीच पक रहा था और हमको कुछ हवे नहीं लगा। अरे हम तो तुमको बताना ही चाहते थे, लेकिन पंकज मना कर रहा था। वो काहे? पंकज कहता है कि सच्चे प्यार को नजर लग जाती है रे। हट, अपनों ही कहीं नजर लगाती है का? दिव्या बहुत ही नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि बिंदिया ने उसका प्यार उससे छीन लिया है, जबकि पंकज दिव्या को सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था। लेकिन दिव्या ने तो मन ही मन उसके साथ शादी के सपने देख लिए थे। तुमने हमरा प्यार छीना है बिंदिया, खुश तो हम तुमको भी नहीं रहने देंगे। हाँ, दिव्या को जब पंकज और बिंदिया की शादी का पता लगा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना चाहती थी कि बिंदिया उसके रास्ते से हट जाए। दिव्या के दादा एक तांत्रिक थे। उसे अपने दादा के जरिए तंत्र की कई गूढ़ बातें पता थी। उसे पता था कि तंत्र में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। उसने तंत्र के बारे में एक बार फिर से खूब पढ़ना शुरू किया, इंटरनेट पर दादाजी की किताबों में, और फिर उसे तंत्र के सबसे विभत्स रूप का पता लगा। इसमें जिस पर तंत्र करना होता है उसके बालों को या नाखून को आधी रात के बाद बिना उसकी जानकारी के काट लिया जाता है, और फिर शमशान में उन बालों को या नाखून को एक छोटे से गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। लेकिन वो गड्ढा किसी हथियार से नहीं बनाना होता है। उस गड्ढे को बनाने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल करना होता है। बिंदिया के नाखून लाना तो लगभग असंभव था, लेकिन उसके बाल तो लाए जा सकते थे। यही सोचकर एक दिन दिव्या ने बिंदिया से कहा, यार एक बात पूछना चाह रहे थे। मम्मी पापा परसों कहीं बाहर जा रहे हैं, हम घर पर अकेले रहेंगे तो हमको बहुत डर लगेगा। हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम तुम्हारे यहाँ 2 दिन सोने आ जाएं। तो इसमें पूछने वाली बात क्या है? पहले भी तो तुम हमारे यहाँ सोई हो, और कई बार तो हम भी सोए हैं तुम्हारे यहाँ जाकर। अरे पहले का बात अलग था ना। अब 3 दिन बाद तुम्हारा ब्याह होने वाला है, सारा तैयारी हो रहा है, और ऊपर से तुम रात को पंकज से तो बतियाती भी होंगे ना। अरे तो 2 दिन नहीं बतियाएंगे उससे, वैसे भी अब तो पूरा जीवन उसी के साथ ही बतियाना है ना, तो क्यों ना 2 दिन तुमसे ही जी भर के बतिया लें। दिव्या की चाल कामयाब हो गई थी। वह उसकी यहाँ रुक गई। आधी रात के बाद जब बिंदिया गहरी नींद में सो गई तो दिव्या ने कैंची से उसके बाल काट लिए और उसे अपने पास रख लिया। यही नहीं, उसने जानबूझकर बिंदिया के पास से लोहे की एक चाबी जो वो इन दिनों हमेशा रखती थी उसे चुरा लिया और कुएं में फेंक दिया। बिंदिया, पंकज हमरा है, सिर्फ हमरा, उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। शमशान से जब पंकज वापस लौट रहा था तो उसके पैर बहुत भारी थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत भारी पत्थर बांध दिया हो उसके पैरों में। वो बिंदिया के घर पहुंचा, लेकिन बाहर लोगों की जमा भीड़ देखकर उसका कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। अपने आप को संभालते हुए वो किसी तरह उसके घर में घुसा तो दिव्या भागती हुई उसके पास आई और जोर जोर से रोने लगी। पंकज, पंकज, सब खत्म हो गया है। बिंदिया मर गई हम लोगों की बिंदिया मर गई। अरे ये बहुत गलत हो गया रे, बहुत गलत। बचपन से हम दोनों साथ साथ खेले थे, साथ पढ़े थे, सब कुछ साथ किया था, लेकिन देखो हमको छोड़कर चली गई बिंदिया। पंकज दिव्या की बातों का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो बिंदिया के कमरे में गया
और उसके मृत शरीर से जाकर लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। उठो ना, उठो ना, काहे सो गई तुम? उठो, तुमको कहे थे ना सच्चा प्यार को नजर लगता है, तुम मानती नहीं थी। अब हम क्या करेंगे तुम्हारे बिना इस दुनिया में? जानती हो, एक अंगूठी खरीदे थे हम कि तुमको वो सुहागरात पर देंगे, लेकिन साला शादी ही नहीं हुआ हम दोनों का, तो सुहागरात कैसे होता? लेकिन वो अंगूठी अभी वो है हमारे जेब में। हम तुमको पहनाना चाहता हूँ वो अंगूठी, पहना देना। बोलो ना, पहना दे। अरे बोलती काहे नहीं तुम? ऐसे तो बहुत बकबक किया करती थी, अब क्या हो गया तुमको? अब बोलो ना। पंकज ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और दिव्या की उंगलियों में पहनाने लगा। उन उंगलियों में जो बेजान थी। वहां का दृश्य देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। तभी पंकज ने कहा, देखिए, हमारी पत्नी मर गई है, हमको थोड़ी देर इसके साथ अकेला छोड़ दीजिए ना, हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं। पंकज की गुजारिश पर बिंदिया के परिवार वाले वहां से हट गए। पंकज ने कमरा बंद कर लिया और बिंदिया से बातें करने लगा। कुछ देर तक तो पंकज की आवाज आती रही, फिर उसकी आवाज आनी बंद हो गई। दिव्या ने उसे बाहर से पुकारना शुरू कर दिया, पंकज, पंकज। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिव्या भागी भागी बिंदिया के माता पिता के पास गई और पंकज द्वारा दरवाजा नहीं खोलने की बात बताई। वे सभी घबरा गए। उन्होंने भी बाहर से बहुत आवाज लगाई, लेकिन पंकज ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बहुत मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा गया। पंकज बिंदिया के बगल में मृत लेटा हुआ था। उसकी कलाई की नस कटी हुई थी, जिससे खून अब भी टपक रहा था। पंकज की ऐसी हालत देखकर दिव्या को सदमा लग गया। पंकज और बिंदिया को मरे हुए 6 महीने हो गए हैं। दिव्या मेंटल असाइलम में है और कभी कभी जोरों से चिल्लाती है, पंकज, 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 पंकज।